Hello class, today we will do chapter 6, Union Executive. In this chapter we are going to learn about composition, powers and functions of the Union Executive, structure and role of the Indian Civil Services. Okay. So in the previous chapter we have learned how the President, Lok Sabha, Rajya Sabha legislate laws at the central level. तो पिछले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं लोकसभा राज्यसभा के बारे में. In this chapter we shall see who executes the law made by the Indian Parliament. The Union Executive, इसको अंडरलाइन करिएगा कि यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन होते हैं. इसमें होते हैं आपके प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जिनके हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर. प्रेसिडेंट, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव. तो आपके जो एग्जीक्यूटिव के हेड हैं इसको अंडरलाइन करिएगा. जो एग्जीक्यूटिव के हेड हैं वो हैं आपके प्रेसिडेंट. ही और शी इज़ इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज consisting of the members of the parliament and legislative assemblies of states for a term of 5 years. तो 5 years के लिए ये इलेक्ट होकर आते हैं, जिसके बारे में हम पिछले चैप्टर में पढ़ भी चुके हैं कि प्रेसिडेंट आते हैं आपके इलेक्ट होकर और उनको इलेक्ट करते हैं आपके मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर्स. ओके, तो इसको पूरे को बोलते हैं हम इलेक्टोरल कॉलेज. नाउ पावर्स एंड फंक्शंस. The President of India exercises executive, legislative, judicial, financial and emergency powers. तो इन पावर्स को हम डिटेल में पढ़ते हैं तब हमें समझ में आएगा कि हमारे इंडिया में प्रेसिडेंट का जो स्थान है वो कितना इम्पॉर्टेंट है. एग्जीक्यूटिव पावर्स. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. देखो ये तो सबसे अच्छा पावर है ना इनका. देखो पावर के ये प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं. Each decision carried out by the Prime Minister and Council of Ministers is done in the name of the President of India. जो भी डिसीजन प्राइम मिनिस्टर लेंगे, उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लेंगे, उनके जितने भी डिसीजन होंगे वो प्रेसिडेंट के अंडर ही लिए जाएंगे. He or she acts as the supreme commander of the defense forces of the country. इसके अलावा ये हमारी डिफेंस फोर्सेज यानी एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, इन तीनों के जो सुप्रीम कमांडर हैं वो भी हमारे कौन है? प्रेसिडेंट हैं. Now legislative powers. The first session of parliament is addressed by the president of India. तो पार्लियामेंट का जो पहला सेशन होता है उसको एड्रेस हमारे प्रेसिडेंट ही करते हैं. मतलब आपका सेशन शुरू हुआ उसका जो पहला दिन होगा, जो पहला सेशन होगा. He or she summons or closes the sessions of the parliament. In case of differences between the two houses of the parliament, the president is also authorized to call a joint session of both houses. जैसे पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जब कोई लॉ बनता है तो वो बिल बनकर पहले सामने आता है, लोकसभा और राज्यसभा में दोनों में उसको पास होना होता है. अगर उन दोनों सभा में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउसेज में किसी तरीके का डिस्प्यूट होता है या रजामंदी नहीं होती है किसी बिल के लिए, तो वो फिर हमारे प्रेसिडेंट का पावर हो जाता है कि प्रेसिडेंट उन दोनों सेशंस को बुला सकते हैं. मतलब इसको बोलते हैं जॉइंट सेशन. उन दोनों हाउसेस को साथ में बुलाते हैं, यानी लोकसभा भी बैठेगी, राज्यसभा भी एक साथ बैठेगी और इसको हम बोलते हैं जॉइंट सेशन. अ बिल बिकम्स अ लॉ ओनली आफ्टर रिसीविंग द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. नाउ जुडिशियल पावर. जुडिशियल पावर्स क्या है हमारे प्रेसिडेंट की? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ द पावर टू रिड्यूस और ग्रांट पार्डन to the sentence of any person sentenced by the courts of India. माफ़ी यानी कि हमारे सुप्रीम कोर्ट तक ने अगर किसी को सज़ा दी हुई है तो उस सज़ा को कम करना या माफ़ करना भी जुडिशियल पावर्स में आता है प्रेसिडेंट की. तो प्रेसिडेंट उसकी सज़ा को या तो कम कर सकते हैं या माफ़ कर सकते हैं. फाइनेंशियल पावर्स. In order to introduce a money bill, the Lok Sabha is required to take a recommendation from the President of India. The budget tabled in the parliament is introduced in the name of the President of India. इसके अलावा जो मनी बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है वो भी प्रेसिडेंट के ही रिकमेंडेशन से किया जाता है. इमरजेंसी पावर्स. ड्यूरिंग सर्टेन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन सच एज अ वॉर, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एम्पावर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू डिक्लेयर एन इमरजेंसी. इसके अलावा अगर इस टाइप की कोई सिचुएशन आती है जैसे जंग छिड़ गई या देश के अंदर ही इस टाइप का माहौल है जो खतरनाक है ना, किसी भी तरीके से देश की सुरक्षा के को खतरे में डालता है, तो इस केस में हमारे प्रेसिडेंट के पास पावर है इमरजेंसी लगाने की. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन डिक्लेयर एन इमरजेंसी अंडर द थ्रेट ऑफ अ वॉर, फेलियर ऑफ अ गवर्नमेंट टू एडमिनिस्टर द स्टेट,
and financial instability of the country. However, the president can declare an emergency only on the recommendation of the council of ministers and the approval of the parliament. तो ऐसा नहीं है कि इनके मन में आया और इन्होंने इमरजेंसी लगा दी, ये इमरजेंसी लगा सकते हैं पर एक बार इनको रिकमेंडेशन लेना पड़ेगा पार्लियामेंट से. The President of India exercises all his or her powers on the recommendation of the Prime Minister and the Council of Ministers. तो इनकी जितनी भी पावर्स हैं प्रेसिडेंट की, इसमें इनको रिकमेंडेशन की ज़रूरत होती है प्राइम मिनिस्टर से और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से. नाउ वाइस प्रेसिडेंट. द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट. तो जो आपके वाइस प्रेसिडेंट हैं वो भी इलेक्ट होते हैं. In the absence of the President of India, his or her responsibilities are discharged by the Vice President of India. ये बिल्कुल ऐसा है कि अगर स्कूल में प्रिंसिपल नहीं है तो प्रिंसिपल का काम वाइस प्रिंसिपल देखेंगी, है ना. तो इसी तरीके से अगर प्रेसिडेंट नहीं होते हैं तो उनके एब्सेंस में उनका काम वाइस प्रेसिडेंट देखते हैं. He or she also serves as the ex officio chairman of the राज्यसभा. राज्यसभा के बारे में जब हमने पढ़ा था तो हमने देखा था कि ये मीटिंग को प्रिसाइड करते हैं, जितनी भी सिटिंग्स होती हैं उनको प्रिसाइड करते हैं. द टर्म ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज ऑफ 5 years. ही और शी में रिजाइन फ्रॉम हिज और हर ऑफिस बाय एड्रेसिंग हिज और हर रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. अगर ये रिज़ाइन करते हैं तो इन्हें अपना रेजिग्नेशन देना होता है प्रेसिडेंट को. वाइस प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को देते हैं और प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं. Prime Minister and Council of Ministers. After the Lok Sabha elections, the party which secures the maximum number of votes forms the government. तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कैसे बनते हैं कि भाई लोकसभा के इलेक्शंस हुए, हमने अपनी अपनी तरफ से रिप्रेजेंटेटिव्स भेज दिए पार्लियामेंट में. अब जिस पार्टी के सबसे ज़्यादा लोग इलेक्ट हुए हैं वो सरकार बनाएगी वो पार्टी. द लीडर ऑफ द विनिंग पार्टी इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. भाई जिस पार्टी की जीत हुई है, जो पार्टी सरकार में आई है, उस पार्टी के लीडर को, जो पार्टी ही चुनेगी अपना लीडर, उस पार्टी के लीडर को प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे यानी अपॉइंट करेंगे. ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो अपॉइंट्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. अब टीम बनने की बारी आई, लीडर तो चुन लिया गया, अब इतने सारे रिप्रेजेंटेटिव्स जो चुनकर हमने भेजे हैं पार्लियामेंट में, उनमें से सबको विभाग दिए जाएंगे, डिपार्टमेंट दिए जाएंगे, किसी को एजुकेशन का, किसी को फाइनेंस का, किसी को रेलवेज का, है ना. इस टाइप से डिपार्टमेंट्स मिलेंगे तो टीम बनेगी और ये टीम बनाएंगे आपके प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट. द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज: कैबिनेट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट एंड डिप्टी मिनिस्टर्स. फंक्शंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. फंक्शंस क्या हैं इनके? As the head of the Council of Ministers, the Prime Minister allocates departments to the ministers, presides over the meetings of the ministers and supervises their functioning. तो प्राइम मिनिस्टर हेड होते हैं पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के, यानी जो पूरा मंत्रालय, जो मंत्री होते हैं ना सारे, तो उनका जो मंत्री मंडल बनता है उसको बोलते हैं मंत्री मंडल. तो जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उन सबका जो हेड है वो है आपके प्राइम मिनिस्टर और वही मीटिंग्स को प्रिसाइड करते हैं, डिसीजन लेते हैं, सुपरवाइज करते हैं. द प्राइम मिनिस्टर सर्व्स एज द लिंक बिटवीन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स डायरेक्टली प्रेसिडेंट को नहीं एड्रेस करते हैं. प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को जोड़ कर रखता है, क्योंकि जो भी बात होती है पहले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से प्राइम मिनिस्टर डिस्कस करेंगे, प्राइम मिनिस्टर ले जाके अपनी बात प्रेसिडेंट के सामने रखेंगे. He or she keeps the President of India informed about the decisions taken by the Council of Ministers. The Prime Minister is also empowered to advise the President of India to dissolve the Lok Sabha. इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर के पास ये पावर है कि भैया आप लोकसभा को ख़त्म कर सकते हो, डिसॉल्व कर सकते हो. प्रेसिडेंट करते हैं इस काम को ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर. While the cabinet ministers hold the main ministries or portfolios in the government, the ministries of state may handle their individual departments or assist the cabinet ministers, and the deputy ministers assist the cabinet ministers and ministers of. तो जैसा कि 3 टाइप के आपका यहाँ पर देखिए, ये हमने पढ़ा था कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स 3 कैटेगरीज में होती है. पहली होती है सबसे बड़ी कैबिनेट मिनिस्टर्स, यानी कि जो मेन मंत्रालय होते हैं. दूसरा होता है मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, तीसरा है डिप्टी मिनिस्टर्स. तो अब इनके काम देखिए किस तरीके से डिवाइड किए जाते हैं.
कैबिनेट मिनिस्टर्स जिनको मेन मिनिस्ट्रीज, मेन मंत्रालय दिए जाते हैं, ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर्स को मेन मंत्रालय दिए जाएंगे, उनको असिस्ट करेंगे आपके, कौन असिस्ट करेंगे? डिप्टी मिनिस्टर्स और मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स. Deputy ministers assist the cabinet ministers and ministers of state. The Prime Minister and the Council of Ministers function on the principle of collective responsibility. The principle refers to the collective accountability of the Council to the Lok Sabha for the policies and actions taken by it. Thus, when the Lok Sabha passes no confidence motion against any member of the Council, the entire Council has to रिज़ाइन. अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है किसी भी एक मेंबर के खिलाफ, तो पूरी की पूरी काउंसिल को रिज़ाइन करना होता है, ठीक है. अगर एक के खिलाफ भी आ गया तो सबको रिज़ाइन करना होगा. नाउ परमानेंट एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेसी. The policies and programs decided by the executive are implemented by the bureaucrats और civil servants. तो जितने भी civil servants होते हैं, IAS ऑफिसर्स होते हैं, जितने भी ये रैंक होल्डर्स होते हैं, इनका काम होता है कि पार्लियामेंट ने जैसे ही कोई लॉ बना दिया, कोई पॉलिसी लेकर आए, तो उनको लागू करवाने का, उनको फॉलो करवाने का. The bureaucrats are selected on the basis of their merit in various competitive examinations conducted at the central and state level. स्टेट लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे कि UPSC, UPPSC. इनके थ्रू जो ऑफिशियल्स सिलेक्ट होते हैं, जो कि ये कंपटीशन फाइट करके जाते हैं, वो ब्यूरोक्रेट्स में आते हैं, ऑफिशियल्स में आते हैं. द ट्रेन्ड एंड स्किल्ड ब्यूरोक्रेट्स वर्क अंडर वेरियस डिपार्टमेंट्स बोथ एट द सेंट्रल एंड स्टेट लेवल. They carry out the administrative tasks of the executive by assisting the cabinet in formulating and implementing the policies for the welfare of the country. इनका काम होता है उन सारी पॉलिसीज को लागू करवाना जो एक देश के हित में बनाई गई हैं. Now we have completed with this chapter, and with this chapter we have completed the course of social studies of first term. Now you can prepare for your exams very well. Soon you will be provided with the question answers of this chapter. Till then, bye.